हेलो स्टूडेंट। चलिए, आपका स्वागत है STWP कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जो आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। ये जो आज का हमारा क्लास का सेशन है वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिट देगा, क्योंकि ये सारा हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ही हम क्या कर रहे हैं, क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो आज का हमारा नया चैप्टर होगा वो है द्विघातीय समीकरण। ठीक है, आप लोग कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा आप लोगों को याद होगा, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, वो होगा आपका एक घातीय समीकरण से रिलेटेड, है ना। अब हमारे पास आया है द्विघातीय समीकरण। जैसे कि आपका क्लास 10th की मैथ्स में एक और अध्याय है, वो है बहुपद। आप लोगों ने बहुपद पढ़ा होगा, बहुपद से ही मिलता जुलता द्विघातीय समीकरण होगा। मतलब बहुत सी चीजें जो आपने वहां की हैं, वहां सेम प्रोसेस यहाँ भी। जैसे वहां भी आप दो बहुपद में शून्यक निकालते थे, यहाँ पे समीकरण के मूल होते हैं। वहां आप गुणनखंड विधि से निकालते थे बहुपद के शून्यक, सेम उसी तरीके से हम द्विघातीय समीकरण में मूल भी निकाल सकते हैं, वही गुणनखंड विधि से। और भी विधि है मूल निकालने के लिए, जो हम इस अध्याय में देखेंगे। ठीक है, जैसा ही मैंने बोला द्विघातीय समीकरण, अगर हम बहुपद आपके अध्याय की बात करें तो उसमें आपने पढ़ा होगा एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, यानी घात द्विघाती जिसकी घात क्या हो, दो हो, मतलब उच्चतम घात चरों की क्या हो, दो हो, वो हमारा क्या कहलाता है, द्विघातीय बहुपद। यानी घात कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए, अगर हम द्विघातीय बहुपद या समीकरण की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें बहुपद, बहुपद को हम कुछ इस तरीके से लिखते थे, अगर आपको याद हो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या आपने कभी बहुपद जो आपका अध्याय है उसमें इक्वल टू 0 देखा है? नहीं। बट अगर हम बात करें समीकरण की, तो समीकरण तब तक समीकरण नहीं माना जाएगा जब तक इक्वल में क्या ना हो, 0 ना हो। मतलब समीकरण के इक्वल में हमेशा बराबर में 0 हमें मिलता है। इतनी चीज समझ आ गई। द्विघातीय समीकरण से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट चीजें, घात दो होती है, चर की उच्चतम घात दो दिखनी चाहिए, इक्वल में 0 होना चाहिए। और ये जो पूरा अध्याय है वो सिर्फ एक चर पे डिपेंड करता है, तो कोई भी हम एक चर का यूज कर सकते हैं, वो है एक्स। एक्स क्या है हमारा, यहाँ पे चर है। चर राशियां, अचर राशियां आप लोग जानते होंगे। चर राशि वो राशि कहलाती है जिनका मान क्या होता है, बदलता रहता है। जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये चर राशियां हैं, है ना। इनका मान कभी एक जैसा होता है, कभी एक्स इक्वल टू 2 निकलेगा, कभी एक्स इक्वल टू 3 निकलेगा, 4 निकलेगा, है ना। अगर हम बात करें अचर राशियों की जिनका मान कभी नहीं बदलता है, वो हमारी अचर राशियां कहलाती है। जैसे 1 2 3 4, ये जो हमारे नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, एक हमेशा एक रहेगा, दो हमेशा दो रहेगा। क्या इनका मान बदलता है? नहीं बदलता है ना। तो चर राशि वो होती है जिनका मान बदलता रहता है। तो द्विघातीय समीकरण में हमें सिर्फ एक ही चर मिलेगा, या तो वो एक्स में हो सकता है पूरा समीकरण, या वाई में हो सकता है, या जेड में हो सकता है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो द्विघातीय समीकरण के लिए जरूरी है कि कैसे पहचान करें, घात दो दिखेगी, बराबर में 0 होगा, सिर्फ एक चर वहां पे उपस्थित होगा। ठीक है, अब हम इसके सामान्य रूप की बात करें, या हम परिभाषा लिखें द्विघातीय समीकरण की। ठीक है, हेडिंग डाल लेंगे द्विघातीय समीकरण। लिखेंगे वह समीकरण जिसमें चर की उच्चतम घात दो होती है। चर की घात कितनी होनी चाहिए, उच्चतम, मतलब दो से बड़ी कोई भी घात होनी ही नहीं चाहिए। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, द्विघातीय समीकरण। क्लियर है। अगर अब हम इसके सामान्य रूप की बात करें, ये हमेशा याद रखना, सबके सामान्य रूप, या इंग्लिश में हम जनरली बोलते हैं इसका जनरल फॉर्म। तो हम इसके जो सामान्य रूप की बात करें वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये होता है द्विघातीय समीकरण का सामान्य रूप। ठीक है, जहां
ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। ए क्या नहीं होता है, हमारा ए जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा। देखिए अगर हमारा ए कैसा हो गया, देखिए हम देखते हैं, अगर हमारा ए जो है वो 0 हो गया तो मतलब ए टर्म तो पूरा चला ही गया, मतलब x की यानी चर की घात क्या है 2, बोला वो वाला क्या हो गया, पद ही समाप्त हो गया, तो बचेगा क्या सिर्फ bx प्लस सी। तो इसमें तो चर की घात 1 दिख रही है और हमने क्या बोला, घात 2 होनी चाहिए, इसलिए हम क्या, ये फिर द्विघातीय समीकरण बचेगा ही नहीं, ये एक घातीय समीकरण में बदल जाएगा। इसलिए क्या बोलते हैं आप, ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बी और सी तो 0 हो सकते हैं पर कभी क्या नहीं होना चाहिए, ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। आई थिंक इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, है ना? ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं, हमने द्विघातीय समीकरण के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज ले ली। क्या ले लिया, घात 2 होनी चाहिए, बराबर में हमेशा 0 होना चाहिए, एक चर इसमें उपस्थित होगा। ठीक है, और क्या देखा हमने, उसका सामान्य रूप भी देख लिया, और ये हमारा कभी भी उसमें 0 नहीं होता है, हमने ये भी देख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं हमें इस अध्याय में पढ़ना क्या क्या है। जो भी हमारे चैप्टर है, एक्सरसाइज है, उनमें हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज में क्या क्या टॉपिक्स दिए गए हैं, उससे रिलेटेड हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार में पूरा ही समझ लेंगे कि पूरे चैप्टर में किन किन फॉर्मूले का यूज होना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, और फिर हम एक एक करके अपनी सारी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट हमें बोला जाएगा समीकरण है या नहीं बताइए। मतलब हमें कुछ दे दिए जाएंगे, कुछ अजीब से समीकरण, मतलब जिनमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस माइनस करना पड़ेगा, और हमें द्विघातीय समीकरण के रूप में लाना पड़ेगा। पूछा जाएगा बताइए द्विघातीय समीकरण है या नहीं, बोला जाएगा जांच कीजिए द्विघातीय समीकरण है या नहीं। क्लियर है? ठीक है, जांच करने के लिए हमें बोला जाएगा। अब ये जो हमें बोला जाएगा जांच कीजिए, इसमें हमें कुछ मैथमेटिकली चीजें करनी पड़ेंगी, यानी प्लस हो गया, माइनस हो गया, कुछ फॉर्मूले पुराने लगेंगे जो अभी तक आपने क्लास 9th में याद होगा, आपने बहुपद नाम से क्लास 9th में भी आपको एक चैप्टर दिया गया होगा। ठीक है, उसमें कुछ गणितीय आइडेंटिटी यानी मैथमेटिकल आइडेंटिटी यूज हुई होंगी, आपको अभी याद नहीं आ रहा है, अभी आपको रिकॉल करा दिया जाएगा। अभी मैं बताती हूँ, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा पर अभी आपको याद नहीं आ रहा हो, वो उन चीजों का यूज हम करेंगे। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, पढ़ा होगा सबने, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा थोड़ा तो याद आ ही रहा होगा सबको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर है सभी को? ठीक है, एक फॉर्मूला होगा ए प्लस बी का होल क्यूब, ये होगा ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। क्लियर है? और एट द लास्ट a माइनस बी का होल क्यूब, ये होगा 1 की घात 3 माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर एंड माइनस बी क्यूब। इस तरीके से आपको ये जो फॉर्मूले दिख रहे हैं 5, ये आपको अपने दिमाग में फिट कर लेने हैं जब आपको बोला जाएगा जांच कीजिए कि दिया गया जो भी बहुपद या समीकरण है वो द्विघातीय समीकरण है या नहीं। मतलब समीकरण होगा, सॉरी बहुपद नहीं होगा, दिया गया जो भी समीकरण है वो द्विघातीय समीकरण है या नहीं है। वो इन फॉर्मूले का आप यूज करोगे और देखोगे कि जनरल फॉर्म जो आपको मैंने सामान्य फॉर्म लिखवाया है या सामान्य रूप जो लिखवाया है उससे मैच हो रहा है कि नहीं। और आपको कंडीशन तो पता ही है, ए क्या नहीं होना चाहिए, 0, यानी चर की घात जिसमें 2 होगी वो वाला पद कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। देख लेना, इससे अगर मैच करे
तो समझ जाना कि हमारा जो भी दिया गया समीकरण है वो एक द्विघातीय समीकरण है। ठीक है, तो सबसे पहली जो हमारा एक्सरसाइज है 4.1, उसमें इसी से रिलेटेड सब कुछ पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमें फॉर्मूले, इनको आपको जरूर लर्न करना है। ठीक है, 4.1 को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और अच्छे खासे मार्क्स देके जाता है। देखिए ये जो चैप्टर है हमारा 4 क्वाड्रेटिक द्विघातीय समीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे ना देखिए आपको ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, आपको मैचिंग भी पूछी जा सकती है। तो एक एक नंबर के क्वेश्चन तो इससे बनेंगे ही बनेंगे, साथ ही में इसकी जो गुणनखंड विधि होती है उससे जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई छोटा क्वेश्चन इससे भी आ सकता है। तो ये एक तरीके से बहुत सरल चैप्टर है आपका, और बहुत स्कोरिंग भी बोल सकते हैं, इससे क्वेश्चंस आते ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज 4.2 है उसमें पूछा जाएगा मूल ज्ञात कीजिए विधि बोली जाएगी आपको गुणनखंड विधि द्वारा। इसी गुणनखंड विधि को कभी कभी बोल दिया जाता है मध्य पद विभाजन विधि। क्या बोला जाता है? मध्य पद विभाजन विधि। गुणनखंड विधि से भी बोला जा सकता है और कभी कभी दूसरा नाम भी दिया जा सकता है, तो आपको डरना नहीं है कि ये क्या पूछ लिया, वो दूसरा नाम है मध्य पद विभाजन विधि। ठीक है, मैं अब इसका क्या करते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेके इसको सॉल्व करके मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सपोज एक समीकरण हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, और बोला गया है मूल ज्ञात कीजिए गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, अब हम समझेंगे हम इस गुणनखंड विधि को कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट पेज पे ही लिखते हैं इसको अच्छे से। ठीक है, हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना। ठीक है, हम लिखेंगे दिया गया समीकरण है। सबसे पहले जो दिया गया जाता है वो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप एमपी बोर्ड के 10th क्लास का एग्जाम दे रहे हो, है ना, तो ये तो जरूरी नहीं आपको जो आता है वो लिख दिया मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं, रिप्रेजेंटेशन के ही उतना इम्पोर्टेंस होता है। अगर आप अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करोगे, जहां आपको सही होने पे 5 नंबर मिल सकता था, वहां आपको वो टीचर 4 नंबर भी दे सकता है ना। तो हमें अपने रिप्रेजेंटेशन करने के तरीके पे भी काम करना है कि हम कितने अच्छे से लिखें, राइटिंग सुंदर हो, हम कितने अच्छे से उसको रिप्रेजेंट कर सके, आंसर को बॉक्स में बंद कर सके, है ना। तो धीरे धीरे आपको ये राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको इन क्लासेस में मिलेंगी कि कैसे आपको बोर्ड एग्जाम के लिए अपनी कॉपी में लिखना है अच्छे से। ठीक है, सो सबसे पहले दिया गया समीकरण है, देखिए मैंने क्या बोला, द्विघातीय समीकरण की पहचान, चर क्या है, एक्स है, एक चर होगा, उच्चतम घात क्या है, 2 है, और बराबर में क्या है, 0 है। ठीक है, या बराबर में कोई और भी समीकरण हो सकता है, बट कुछ ना कुछ होगा, है ना, ऐसा नहीं है कि कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, सो दिया गया समीकरण है वो लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब गुणनखंड विधि का क्या करते हैं हम उपयोग, एक्स स्क्वायर के साथ अगर कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं, 1, यही होता है, उसका गुणांक क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई हम लास्ट का जो स्थिरांक होता है, लास्ट का जो भी पद है जिसको हम स्थिरांक बोलते हैं, उसमें करते हैं। ठीक है, क्लियर है, तो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 10 करेंगे। आपको साइन का भी याद रखना है, चिन्ह कौन से हैं, प्लस है माइनस है, इसका भी ध्यान आपको बहुत अच्छे से रखना है। ठीक है, हमने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई इससे किया, क्या किया, मल्टीप्लाई यानी गुणा किया। ठीक है, तो करेंगे एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस 10 से किया,
तो बचा क्या, माइनस का 10x², यही होता है गुणा करने पर। ठीक है, अब बीच वाला पद देखो, वो क्या है, माइनस का 3x, क्या है हमारा, माइनस का 3x। अब देखिए, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या करने पर, गुणा करने पर माइनस का 10x² मिले, जिनका जोड़ या घटाना करने पर हमें क्या मिले, माइनस का 3x मिले। सोचिए ऐसे दो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, सेम नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं, अगर हम बात करें, हम ले लें यहाँ पे माइनस का 5x और प्लस का 2x। क्या ले लिया हमने, माइनस का 5x प्लस का 2x। ठीक है, तो अब देखिए, अगर हम गुणा की बात करें तो हम -5x इंटू 2x करेंगे, तो x और x का मल्टीप्लाई x² हो जाएगा, ये क्लियर है। 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, और ये माइनस का साइन है तो यहाँ -10 आ गया। ठीक है, अब वही सेम नंबर हमें इसमें मिलना चाहिए, तो देखते हैं, हमने माइनस का 5x लिया था प्लस का 2x। हम जानते हैं माइनस है और प्लस है, होगा माइनस, 5 में से 2 जाएगा, बचेगा 3, पर बड़ा नंबर कौन है, 5, और 5 के साथ कौन सा साइन है, माइनस, तो क्या आएगा, माइनस का 3x। सेम नंबर है, माइनस का 5x प्लस का 2x, मतलब यही दो नंबर होंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसमें जो हमारी बीच वाली टर्म होगी उसको क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे, यानी तोड़ देंगे। इसको हम तोड़ देंगे, -3x को हम ये लिख सकते हैं, तो लिख दो x² माइनस 5x प्लस 2x। क्या किया हमने, 3x, बीच वाली टर्म को हमें अलग करके लिखना है, और ये माइनस का 10 एज इट इज आ गया समझ। अब देखो यहाँ पे दो दो के पेयर बन गए होंगे। ठीक है, अब इन दो के पेयर में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से x कॉमन आएगा तो बचेगा x² है, तो एक x निकल गया तो एक x बचेगा, माइनस यहाँ बचेगा सिर्फ 5, x से x कैंसिल। ठीक है, प्लस का 2 यहाँ से कॉमन आएगा x, और यहाँ से क्या बचेगा, 2 5 10 इक्वल्स टू 0। हमें ये जो ब्रैकेट वाला जो हमने कॉमन लिया है वो सेम लाना होता है। ठीक है, x - 5 सेम है, इनको एक ब्रैकेट में लिख लिया, और यहाँ क्या बचा, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये हमारे क्या आ गए, दो मूल। अब क्या करो, इसको 0 के इक्वल लिख देंगे, और इसको भी क्या कर देंगे, 0 के इक्वल लिख देंगे, तो हमें एक की वैल्यू x इक्वल टू क्या मिलेगा, 5, माइनस का 5 है, इक्वल में जाके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 2 है तो किसका हो जाएगा, माइनस का 2। तो इस तरीके से हमें मूल क्या मिले, इस समीकरण के मूल क्या मिले हमें, 5 और -2, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। इस तरीके से हम गुणनखंड विधि, या जिसको बोलते हैं मध्य पद विभाजन विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी समीकरण के मूल को ज्ञात कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देख के हमने समझ लिया पूरी मेथड किस तरीके से हम यूज करेंगे। पूरे जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के, इसी तरीके का पैटर्न होगा, इसी तरीके से सॉल्यूशन करने पड़ेंगे। बस दिमाग लगाना पड़ेगा कि वो कौन से दो नंबर होंगे, और चिन्ह के साथ, चिन्ह का भी ध्यान रखना है। देखिए माइनस का 5 है, यहाँ भी माइनस का 5x है ना, और प्लस का 2x है, प्लस का 2x है, तो थोड़ा बस वही हमें सोचना पड़ेगा, बाकी बहुत ही इजी है। बस क्या करना है, कॉमन लेना है और हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जिस चीज पर बेस्ड होगी वो होगी मूलों की प्रकृति। किस पे होगी हमारी, अब देखिए जो हमने गुणनखंड विधि से मूल निकाले उनकी प्रकृति क्या है, मतलब उनका नेचर क्या है। या तो देखिए वो वास्तविक हो सकते हैं और बराबर हो सकते हैं, है ना, वास्तविक के साथ साथ वो असमान हो सकते हैं। जैसे वास्तविक मतलब हम बोल सकते हैं जो नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब नेचुरल नंबर्स आपने पढ़े होंगे, प्राकृतिक नंबर, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, कुछ ऐसी संख्याएं आपने पढ़ी होंगी ना वैसे। और एक हो सकते हैं आभासी हो सकते हैं। आभासी को अगर हम ज्यादा अच्छे से समझें तो वो इमेजनरी, इंग्लिश में बोलते हैं, इमेजनरी हो सकते हैं, यानी आभासी या काल्पनिक भी, उसके लिए हम शब्द यूज कर सकते हैं, काल्पनिक हो सकते हैं। मतलब काल्पनिक कैसे,
क्या अंडर रूट के अंदर कभी माइनस के साथ 1 आ गया? ये तो काल्पनिक हुआ ना। हमने क्या पढ़ा है अंडर रूट के अंदर? पॉजिटिव नंबर पढ़ा है, पर ये क्या आ गया? नेगेटिव नंबर। तो ये हमारा किस में आ जाएगा? काल्पनिक में आ जाएगा। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति 3 होगी। कितनी होगी? 3। या तो मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे, वास्तविक होंगे, समान होंगे, या मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, मूल होंगे हमारे वास्तविक व असमान, यानी समान नहीं होंगे। या जो हमारे मूल होंगे वास्तविक व समान, या बराबर हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, या जो हमारे मूल होंगे वो कैसे होंगे? काल्पनिक। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? आभासी भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो मूलों की प्रकृति 3 तरीके से होगी। ठीक है, अब ये वास्तविक होंगे, समान होंगे, असमान होंगे, काल्पनिक होंगे, पता कैसे चलेगा? ठीक है, तो अब हम वो जानते हैं कि हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। ठीक है, वो है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर आपको गुणनखंड विधि से मूल निकालने के लिए नहीं बोला जाए तो आप इस फॉर्मूले का उपयोग बिल्कुल खुशी खुशी कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बिल्कुल आपको मुंह जुबानी याद होना चाहिए फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं द्विघातीय सूत्र, या क्या बोलते हैं? द्विघातीय सूत्र बोलते हैं। बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर में ये फॉर्मूला है। क्या बोलेंगे? आपको क्या बोला जा सकता है, पूछा जा सकता है ऑब्जेक्ट में, द्विघातीय सूत्र बताइए। आपको एक शब्द आंसर भी आते हैं, एक वाक्य में उत्तर दो, उसमें बोला जाएगा द्विघातीय सूत्र लिखिए, तो आपको यही लिखना है। आपको क्या होगा? ऑब्जेक्ट को दे दिया जाएगा, उसमें कहीं साइन चेंज कर दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन बना दिए जाएंगे, बोला जाएगा द्विघातीय सूत्र कौन सा है। फिल इन दी ब्लैंक्स में बोल दिया जाएगा, डैश ब्लैंक्स लिख दिया और लिख दिया जाएगा द्विघातीय सूत्र बताइए, है ना। इस तरीके से भी ये यूज होगा और हमारे क्वेश्चंस में भी ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले को दिया था श्रीधराचार्य जी ने। किसने दिया था? श्रीधराचार्य जी। ये एक मैथमेटिशियन है, मतलब एक गणितज्ञ हैं, जिन्होंने ये फॉर्मूला, ये सूत्र दिया था। तो ये श्रीधराचार्य सूत्र भी कहलाता है। क्या कहलाता है? ये श्रीधराचार्य सूत्र भी कहलाता है। आपको क्वेश्चन इस पे भी बन सकते हैं। आपको द्विघातीय सूत्र ना लिख के बोला जाएगा श्रीधराचार्य सूत्र लिखिए, यानी इसको 2 नामों से जाना जाता है, द्विघातीय सूत्र और श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो द्विघातीय सूत्र है वो किसने दिया था? तो किसने दिया था? श्रीधराचार्य जी ने दिया था। देखिए आपके कितने सारे ऑब्जेक्टिव भी इसी वीडियो के थ्रू सॉल्व होते जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं उनसे नहीं बनते हैं, जो बेसिक होता है, जिसपे पूरी एक्सरसाइज बेस्ड होती है, पूरे हमारे ऑब्जेक्ट हो गए, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक, सब कुछ इन्हीं चीजों से बनेगा। तो ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। सब इस वीडियो को देख के अपने सारे एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे मूलों की प्रकृति। हमने देखा था वास्तविक थी, समान, वास्तविक, असमान और काल्पनिक। आप इसी फॉर्मूले में एक चीज नोटिस कीजिए, ये अंडर रूट के अंदर का बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये कहलाता है हमारा विविक्तिकर, या इसको विभेदक भी बोलते हैं, या ज्यादातर हम बोलते हैं इसको विविक्तिकर। क्या बोलते हैं? विविक्तिकर।
तो ये चीज याद रखना। ये आधा ता, उसके साथ एक का और कर, ये कहलाता है हमारा विविक्ति कर। इसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से। वो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो हमारा फॉर्मूला है उसी में जो अंडर रूट के अंदर का होता है वो कहलाता है हमारा विविक्ति कर। ये याद रखना है, आपको पूछा जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, तो क्या होता है? ये विविक्ति कर कहलाता है। द्विघातीय सूत्र में जो अंडर रूट के अंदर लिखा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो कहलाता है विविक्ति कर। इसी से हम पता करते हैं कि मूल वास्तविक है, समान है, असमान है, काल्पनिक है, कैसे है। तो ये भी हमें याद रखना है, विविक्ति कर क्या कहलाता है, उसको हम कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं और वो होता है डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब देखते हैं हमारे मूल कब कब समान, वास्तविक, असमान और काल्पनिक होते हैं। ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या था? मूल वास्तविक होंगे व असमान होंगे। वो हम विविक्ति कर की मदद से पता कर पाएंगे। ठीक है। मैंने आपको बताया था विविक्ति कर क्या होता है। कोई नहीं, चलिए कोई नहीं। वो होता है हमारा d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारा क्या होता है? विविक्तिकर होता है। अगर जो विविक्तिकर है वो d से बड़ा जो होता है, वो जीरो से अगर बड़ा आ जाए, किससे बड़ा आ जाए? शून्य से बड़ा आ जाए। शून्य से बड़ा हम जानते हैं, देखिए शून्य जैसे ये लिखा है, इस साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3, और इस साइड कैसे होते हैं? -1 -2 -3। ये इस साइड नेगेटिव होते हैं। तो शून्य से बड़ा यानी पॉजिटिव नंबर, और शून्य से छोटा यानी नेगेटिव नंबर। यानी अगर हमारा विविक्तिकर जीरो से बड़ा है मतलब धनात्मक संख्या आएगी। कैसी संख्या आएगी हमारी यहाँ पे? धनात्मक संख्या आनी चाहिए। जीरो से बड़ा यानी कोई भी धनात्मक संख्या आए जिसमें माइनस चिन्ह ना हो, वो हमारा क्या होगा? विविक्तिकर जीरो से बड़ा होगा। ठीक है। तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक या असमान होंगे। ठीक है। करने का तरीका क्या होता है? हमें एक समीकरण दिया जाएगा, उसका हमने जो सामान्य रूप पढ़ा था उससे तुलना करेंगे, उससे ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे, उन ए बी और सी की वैल्यू को यहाँ रख देंगे और यहाँ से हमें डी की वैल्यू कुछ धनात्मक रूप में मिलेगी। तो वो हमारा क्या पता चल जाएगा? उससे धनात्मक संख्या मिली, उससे हमारा विविक्तिकर क्या है? जीरो से बड़ा है। तो हमें पता चल जाएगा मूल कैसे है? वास्तविक असमान है। मतलब मूल वास्तविक असमान कब होंगे? जब हमारा विविक्तिकर है जो जीरो से कैसा हो? बड़ा होगा। ये दो चीज हमें याद रखनी है। विविक्तिकर जीरो से बड़ा तो मूल वास्तविक व असमान होंगे। ठीक है। अब अगर हमारे मूल वास्तविक या असमान है, ये तो प्रकृति हो गई कि मूल वास्तविक व असमान है। अब इसके बाद हम इनके मूल कैसे निकालें? मूल वास्तविक व असमान है, ये प्रकृति हमने बता दी। अब हमें बोला जाता है इनके मूल भी निकालिए, तब जाके हम ये फॉर्मूला इसके लिए यूज करते हैं। अगर हमारे मूल वास्तविक व असमान निकलते हैं तो ये फॉर्मूला क्या करेंगे? हम यूज करेंगे मूल को निकालने के लिए। पहले एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे और एक बार क्या ले लेंगे? माइनस चिन्ह। तो वास्तविक भी निकलेंगे और प्लस माइनस के चिन्ह की वजह से वो अलग अलग निकलेंगे। ठीक है। यहाँ तक समझ आया? ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा था मूल वास्तविक व
समान होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक व समान। अब फिर से हम विविक्ति कर लिखेंगे अपना, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो हमारा विविक्ति कर है, अगर वो 0 के बराबर आ गया, मतलब इसमें a b c सबकी वैल्यू रखने पर अगर उसने क्या दे दिया? 0 दे दिया, तब हमारे मूल कैसे होंगे? वास्तविक व समान होंगे। अगर मूल वास्तविक व समान होंगे तो हम मूल कैसे निकालेंगे? तब मूल होंगे हमारे माइनस बी अपॉन 2a और माइनस बी अपॉन 2a। देखिए समान है, माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a, इस तरीके से दो मूल मिलेंगे। बोला जाएगा मूल अगर हमारे विविक्ति कर की वैल्यू 0 आएगी तो मूल वास्तविक व समान होंगे। मूल वास्तविक व समान हो गए तो इस तरीके से हम अपने मूल निकालेंगे, माइनस बी अपॉन 2a और माइनस बी अपॉन 2a। बी की वैल्यू रखना, ए की वैल्यू रखना, इसमें भी बी की वैल्यू रखना और ए की वैल्यू रखना, ठीक है। और प्लस और माइनस चिन्ह का ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से हमारे मूल निकलेंगे। अब लास्ट हमने क्या देखा था? मूल काल्पनिक होंगे, यानी जो हमारा विविक्तिकर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो निकलेगा हमारा 0 से छोटा। कैसा निकलेगा? 0 से छोटा, मतलब हमें कैसी संख्या मिलेगी? ऋणात्मक, ऋण चिन्ह के साथ हमें संख्या मिलेगी, ठीक है। तब हमारे मूल काल्पनिक होंगे। अगर हमारे मूल काल्पनिक हो गए तो कोई भी वास्तविक मूल हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या नहीं होगा? और ये इस तरीके का अगर निकला, उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ देना है, वास्तविक मूल उपस्थित नहीं है। काल्पनिक मूल, अगर हमारी मूलों की प्रकृति काल्पनिक आ रही है तो हम उसके मूल प्राप्त नहीं कर सकते हैं किसी भी फॉर्मूले से, ठीक है। तो यहाँ तक आपका बेसिक था जो आपको द्विघातीय समीकरण में मदद करेगा। हम जल्दी से एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, हमने आज क्या क्या पढ़ा है। हमने देखा द्विघातीय समीकरण क्या होता है, जिसमें क्या होता है, चर की घात उच्चतम कितनी हो? 2 हो, बराबर में 0 होना चाहिए, ठीक है। ये उसका सामान्य रूप होता है, जिसमें ये क्या नहीं होता है? 0 के इक्वल नहीं होता है। फिर मैंने बताया था एक्सरसाइज जो आपकी 4.1 है, वो किससे रिलेटेड है? जांच कीजिए द्विघाती समीकरण है या नहीं है। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमने लिख लिए, आपसे बोला है इंपॉर्टेंट है, लर्न करना है, तभी जाके एक्सरसाइज 4.1 जो है वो आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले हैं। अब सेकेंड एक्सरसाइज जो 4.2 है वो बेस्ड है गुणनखंड विधि और मध्य पद विभाजन विधि पे। मैंने आपको गुणनखंड विधि से कैसे हम अपने मूल निकाल सकते हैं वो आपको इजीली मैंने बता दिया है, ठीक है। क्या करते हैं, जो प्रथम पद है एक्स स्क्वायर वाला, उसका हम गुणा करेंगे अपने स्थिरांक से, इस वाले पद से। इस तरीके से हमें दो सेम नंबर सोचने हैं और इस तरीके से हम बीच वाले पद को इस तरीके से विभाजित करके लिखेंगे, कॉमन लेंगे उनमें से और हमारे मूल निकल आएंगे। अब हमने क्या जाना? मूलों की प्रकृति जाना। फिर उसके बाद हमारे मूलों की प्रकृति 3 तरीके से मैंने आपको बताई। मूल वास्तविक व असमान होंगे, मूल वास्तविक व समान होंगे और मूल काल्पनिक या उसी को क्या बोलते हैं? आभासी होंगे, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको द्विघातीय सूत्र, जो सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है, वो बताया, जिसको हमारे श्रीधराचार्य जी हैं, एक गणितज्ञ, उन्होंने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। इसमें जो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? विविक्तिकर बोलते हैं। इसी की मदद से हम बताते हैं हमारे मूलों की प्रकृति कैसी हो। फिर मूलों की प्रकृति वास्तविक व असमान है, वो कैसे पता चलेगा? जब विविक्तिकर 0 से बड़ा आ जाएगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके मूल निकालेंगे, ठीक है। अगर मूल हमारे वास्तविक व समान होंगे, यानी d बराबर 0 होगा, तब मूल हम इस तरीके से निकालेंगे। और अगर हमारा विविक्तिकर 0 से छोटा होता है तब हमारे मूल काल्पनिक होंगे, तब हमारे कोई भी मूल नहीं निकल सकते हैं, अगर काल्पनिक वाली कंडीशन आ जाती है, ठीक है। तो अगर आपको गुणनखंड विधि ना बोली जाए तो आपको क्या करना है? विविक्तिकर से पहले तो चेक करना है मूल की प्रकृति क्या है, फिर उस हिसाब से आपको फॉर्मूला लगाना है। वैसे भी आप मूल निकाल सकते हो 2 तरीके से, ठीक है। तो आज का हमारा जो सेशन था वो सिर्फ पूरे द्विघातीय समीकरण का बेसिक था कि इससे क्या क्या हमसे रिलेटेड इसमें है।
अब कल जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा वो पूरा एक्सरसाइज पर बेस्ड होगा। हम यहाँ पे पूरी एनसीईआरटी की अध्याय 4 की पूरी जो है एक्सरसाइज है वो सारी पूरी सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है।